हेलो क्लास, माय नेम इज दिशा सिवाच एंड वेलकम टू मिशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम हमारे लाइफ प्रोसेस चैप्टर का 28 लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम ऐसी लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है एक्सक्रीशन। ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे कि एक्सक्रीशन है वो क्या होता है और हम किस चीज़ का एक्सक्रीशन करेंगे, मतलब किस चीज़ को हमारी बॉडी से बाहर निकालेंगे। तो देखो, लाइफ प्रोसेस क्या होती है, बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि लाइफ प्रोसेस हमारी बॉडी की हमारी बॉडी के अंदर होने वाली ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जो हमारे लाइफ को अच्छे तरीके से मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो एक्सक्रीशन की प्रोसेस में ऐसा क्या होता है कि हमारी बॉडी के लिए वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने उसको लाइफ प्रोसेस में काउंट कर रखा है। तो देखो, पहले ये देखो कि एक्सक्रीशन होता क्या है, किस चीज को हम एक्सक्रीट आउट करेंगे। तो एक्सक्रीशन का मतलब होता है उत्सर्जन करना, मतलब बाहर निकालना। ठीक है, उत्सर्जन करना, उत्सर्जन करना। ठीक है, उत्सर्जन करना मतलब बाहर निकालना। किसी चीज को हम क्या करेंगे, बॉडी से बाहर निकाल देंगे। तो देखो एक्सक्रीशन क्या होती है। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस है वेयर all the metabolic waste are removed from the body। एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे शरीर में जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट पैदा होते हैं उनको हम हमारे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट होते हैं उनको हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। अब हम उन वेस्ट को बाहर क्यों निकाल रहे हैं? देखो, उसके नाम से ही पता चल रहा है भाई, वेस्ट है इसका मतलब हमारी बॉडी के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और वो हमारी बॉडी के अंदर अगर वो हमारी बॉडी के अंदर रहेगा वेस्ट, तो हमारे लिए वो टॉक्सिक होगा, जहरीला होगा। और अगर हम हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रखेंगे तो उसके कारण हमारी मतलब जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो अच्छे से कंटिन्यू नहीं हो पाएंगी, चल नहीं पाएंगी, जिसके कारण किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती। ठीक है, क्यों होगी? क्योंकि उसके अंदर भाई बहुत सारा टॉक्सिक वेस्ट है, वो बहुत सारा जमा हो गया है। अगर हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारा टॉक्सिक सब्सटेंस जमा हो जाएगा तो उसके कारण हमारी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि उसके कारण सेल डेड हो जाएंगे। सेल डेड होने के कारण ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात करी है कि हम मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालते हैं। किसको बाहर निकालते हैं? हम मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालते हैं। तो ये मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है? क्या वेस्ट और मेटाबॉलिक वेस्ट कुछ अलग अलग चीजें हैं? तो देखो, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है ना, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से जनरेट होगा। मेटाबॉलिक वेस्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से जनरेट होगा। अब ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? तो देखो, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, एक्सक्रीशन। पहले ये देखो, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन इज कैरिड थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट एंड इंटरनल ऑर्गन इन ए सीरीज ऑफ प्रोसेस लाइक डिफ्यूजन एंड कॉमन एक्सक्रीटरी इन ऑर्गेनिजम्स। अब इन्होंने बताया है कि एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट होते हैं उनको हम हमारी से बाहर बॉडी से बाहर निकालते हैं, उसको हम एक्सक्रीशन बोलेंगे। अब ये जो हम एक्सक्रीशन की प्रोसेस पढ़ रहे हैं, ये हर एक ऑर्गेनिज्म की बात करी है हमने, सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं करी। और इस लाइन में ये भी बताना चाहता है कि एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस है जिसके अंदर हम मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालेंगे, उसको हम हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से बाहर निकालेंगे। ठीक है, उसको हम सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू भी बाहर निकाल सकते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जो कि सिर्फ डिफ्यूजन से हमारी बॉडी से बाहर नहीं जा सकते, उसके लिए हमें कुछ स्पेशल टाइप के ऑर्गन्स चाहिए होते हैं, ठीक है, जो उनको बाहर निकाल सके हमारी बॉडी के। इतनी बात आई समझ कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे वेस्ट जनरेट होते हैं, उनमें से कुछ वेस्ट तो ऐसे होते हैं जो सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें स्पेशल टाइप के ऑर्गन्स चाहिए होते हैं उन वेस्ट को बाहर निकालने के लिए। अब बात करते हैं कि जो वो वेस्ट जनरेट हो रहे हैं ना, हमारी इस डेफिनेशन के अंदर ये बताया है कि जो वेस्ट को हम बाहर निकाल रहे हैं, जिन पदार्थों को हम बाहर निकाल रहे हैं जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक हैं, वो सारे मेटाबॉलिक वेस्ट हैं। अब ये मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं? तो मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं हमारे बॉडी के अंदर?
मेटाबॉलिक वेस्ट हम किसको बोलेंगे भाई? हमारी बॉडी के अंदर जो भी यूजफुल क्रियाएं हैं, जैसे कि हमने खाना खाया उससे एनर्जी जनरेट करी, ठीक है, हमने खाना खाया उससे एनर्जी जनरेट करी। अब ऐसा तो नहीं है कि हमने जितना खाना खा लिया उस कंप्लीटली जितना भी खाना खाया उस सारे खाने की एनर्जी मिल बन जाएगी, ठीक है, उसके कुछ पोर्शन की तो एनर्जी बनेगी, कुछ उसके अंदर से वेस्ट भी तो निकलेगा। कोई भी रिएक्शन हो रही हो या फिर कोई भी क्रिया हो रही हो, उसके अंदर अगर यूजफुल प्रोडक्ट बनेंगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेंगे, ठीक है। अब देखो मेटाबॉलिज्म क्या होता है। जो हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो मेटाबॉलिज्म के कारण ही जनरेट होते हैं। अब मेटाबॉलिज्म क्या चीज है? मेटाबॉलिज्म इन कन्वर्टिंग फूड इनटू एनर्जी। हमने जब भी खाना खाया और उससे जो एनर्जी जनरेट कर रहे हैं उसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम भोजन से एनर्जी को जनरेट करते हैं, ऊर्जा का सृजन करते हैं, ऊर्जा को बनाते हैं। अब जो यहाँ पे फूड वर्ड यूज हुआ है ना, ये फूड किसके लिए है? ये फूड H2O के लिए भी है भाई। हम जो पानी पी रहे हैं उसको भी हम फूड में ही काउंट करेंगे, और जितनी भी चीजें हम खा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि फ्रूट्स खा लिया, वेजिटेबल्स खा ली, और साथ ही मतलब कोई भी ग्रेन्स खा लिए, तो ये सारे के सारे फूड के अंदर काउंट होंगे। पानी भी किसके अंदर? फूड के अंदर काउंट होगा। मतलब कोई भी वो सब्सटेंस जिसको अपने बॉडी के अंदर ले जाने के बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस से जब वो होके गुजरता है और उसके पचने के बाद जो हमें एनर्जी मिलती है उसी को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस आई समझ कि मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को अपने बॉडी के अंदर ले जाएगा और उस फूड से उसको एनर्जी मिलेगी। और क्या पॉइंट है? मेटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस बाय विच बॉडी चेंजेस फूड एंड ड्रिंक इनटू एनर्जी। यही बात बता रखी है कि मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा वो अपनी बॉडी के अंदर चाहे लिक्विड मटेरियल ग्रहण करे, चाहे फिर वो एज अ सॉलिड फूड पार्टिकल किसी की चीज को ग्रहण करे, अगर हमें उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है हमारी बॉडी के अंदर। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने फूड लिया और वैसे ही एनर्जी जनरेट होगी। हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो उस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ये सारी चीजें अगर बिल्कुल अच्छे से अगर आपको देखनी है तो आप डाइजेशन के पार्ट को अपने को देख सकते हो, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मैंने ये सारी चीजें बता रखी हैं कि किस तरीके से हम फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले जाएंगे और किन किन एंजाइम्स का एक्शन होके वहां से एनर्जी जनरेट होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फूड को और ड्रिंक को, मतलब किसी भी सॉलिड फूड पार्टिकल को और किसी भी लिक्विडिटी चीज को जब हमारी बॉडी के अंदर लेते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस फूड को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कैलोरीज इन फूड एंड ड्रिंक मिक्स विद द ऑक्सीजन टू मेक द एनर्जी ऑफ द बॉडी नीड्स, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर जो फूड था वो एनर्जी के अंदर तो कन्वर्ट हो गया। अब जो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हुआ है वो ऑक्सीजन के साथ में मिलके वो एनर्जी क्या करेगी, ऑक्सीजन के साथ में मिल करके एनर्जी की प्रोडक्शन कर देगा, जिसके और उस एनर्जी का यूज कौन करेगा? हमारी बॉडी की हर एक सेल उसको यूज करेगी, ठीक है, क्योंकि हमारी हर एक बॉडी सेल को चाहिए है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म तो वही होते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको बोलते हैं ना जिसके अंदर सारी लाइफ प्रोसेसेस चलती हैं। अब हमारी बॉडी क्या है? हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड फॉर्म में है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म बन के होंगे, नहीं। सबसे पहले सेल के बाद टिश्यूज की फॉर्मेशन हुई, टिश्यूज के बाद ऑर्गन्स की फॉर्मेशन हुई, फिर बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाया और उन सिस्टम्स को मिला करके ऑर्गेनिज्म बना है। तो ये जो एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही है उस एनर्जी को कौन यूज करेगा? हमारी पूरी बॉडी यूज करेगी, मतलब हर एक बॉडी सेल उस एनर्जी का यूज करेगी। इवन एट रेस्ट ए बॉडी नीड एनर्जी फॉर ऑल इट डज। इवन जब हम रेस्ट भी कर रहे होते हैं, आराम से लेटे हुए होते हैं, उस टाइम पे भी हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। उस टाइम पे भी हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। अब बोलोगे कि उस टाइम पे किस चीज़ की ज़रूरत है? ना तो हम खेल रहे हैं, ना हम भाग रहे हैं, ठीक है। उस टाइम पे हमें किस चीज़ की एनर्जी की ज़रूरत है? तो देखो, जब हम लेटे होते हैं उस टाइम पे क्या हम सांस नहीं लेते?
सांस लेते हैं ना, अगर हमारी बॉडी थोड़ा सा भी काम करती है तो उसके लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। उस टाइम पे सांस भी ले रहे होते हैं, जो खाना खा के ऐसे ही लेटे हुए होते हैं तो उस खाने का डाइजेशन भी अंदर ही अंदर चल रहा होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जब हम रेस्ट करते हैं तब भी चलती रहती हैं। और मान लो जिस दिन भी एक्टिविटीज़ बंद हो गई ना, जिस दिन भी हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जिस दिन भी वो बंद हो गई उस दिन तो ऑर्गेनिज्म डेड ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये जितने भी एक्टिविटीज हो रही हैं ये प्रूफ है कि हम लिविंग हैं, ठीक है। तो अब ये जो एनर्जी जनरेट हुई है, जो एनर्जी पैदा हुई है, उसका यूज हमारी बॉडी की हर एक सेल करेगी। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमें क्या समझ आया कि मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम फूड से एनर्जी को जनरेट करते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा हम फूड से एनर्जी को जनरेट करते हैं और उस एनर्जी का यूज हमारी बॉडी की हर एक सेल करती है। अब ये जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है ना, ये मेटाबॉलिज्म दो तरीके का होता है, ये मेटाबॉलिज्म दो तरीके का होता है। अब मेटाबॉलिज्म में हमने क्या बताया है कि कोई भी फूड पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, कोई भी फूड पार्टिकल्स होंगे उनसे हम क्या करेंगे, एनर्जी जनरेट करेंगे, ठीक है। क्या जनरेट करेंगे, एनर्जी जनरेट करेंगे। ये क्या है, हमारे फूड पार्टिकल्स, क्या है, हमारे फूड पार्टिकल्स। इन फूड पार्टिकल्स से हम एनर्जी को जनरेट करेंगे। अब ये जो हम जनरेट कर रहे हैं ना एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर, वो दो तरीके से होगी। हमारी बॉडी के अंदर जो हम फूड से इस एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो दो तरीके से होगा। दो तरीके से कैसे, देखो, दो तरीके से इस तरीके से होगा कि अगर बहुत सारे फूड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे फूड के पार्टिकल्स हैं और वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो रहे हैं, आपस में कंबाइन हो रहे हैं और किसी एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रहे हैं और वहां से हमें क्या मिल रही है, वहां से हमें एनर्जी मिल रही है, ठीक है। देखो, कोई भी रिएक्शन होती है ना उस टाइम पे एनर्जी जरूर निकलती है, कोई भी रिएक्शन होती है उस टाइम पे एनर्जी जरूर निकलती है। वो रिएक्शन चाहे उस रिएक्शन क्या होती है, या तो उसके अंदर सब्सटेंसेस आपस में जुड़ेंगे या फिर टूटेंगे, यही चीज हो सकती है ना। तो यहाँ पे भी हमारे वही प्रोसेस होती है कि मेटाबॉलिज्म क्या प्रोसेस थी, जिसके अंदर हम फूड से एनर्जी बना रहे थे, ठीक है। अब फूड से एनर्जी बना रहे थे तो वो एनर्जी किस किस तरीके से बनेगी, वो दो तरीके से बनेगी। या तो हमारे बहुत सारे पार्टिकल्स, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स मिल करके एक फॉर्म में आ जाएं, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर मिलके एक पार्टिकल बना ले बड़ा, तो वहां से जो एनर्जी जनरेट होगी एक तो वो हो गई। दूसरा ये कंडीशन हो सकती है कि हमारा क्या है, एक बड़ा सा कोई पार्टिकल है वो टूट गया बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और अब ये भी रिएक्शन हुई है। तो मैंने अभी बताया था अगर कोई भी रिएक्शन होगी, चाहे उसके अंदर एक सब्सटेंस कई में टूटे या फिर कई सब्सटेंसेस जुड़ के किसी एक सब्सटेंस की फॉर्मेशन करें, जब भी कोई रिएक्शन होगी उस टाइम पे एनर्जी तो निकलेगी ही निकलेगी, ठीक है। और हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए एनर्जी ही है। बहुत सारे पार्टिकल्स ने मिलके एक पार्टिकल बनाया और वहां से क्या हुई, एनर्जी जनरेट हुई। दूसरी कंडीशन ये है कि एक पार्टिकल है वो टूटेगा, ठीक है, एक पार्टिकल अगर टूट के बहुत सारे पार्टिकल्स की जनरेशन कर दे और उस टाइम वहां पे जो एनर्जी की प्रोडक्शन होगी वो होगी। अब एनर्जी हमारे दो रूप से जनरेट हो रही है, दो रूप से हम ऊर्जा को उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है, दो टाइप से एनर्जी को बना रहे हैं हम। कैसे कैसे बना रहे हैं, एक कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके एक बड़ा पार्टिकल बना रहे हैं, वहां से एनर्जी आ रही है। दूसरी कंडीशन ये है कि एक पार्टिकल है बड़ा, वो टूट करके, ठीक है, वो टूट जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में और वहां से एनर्जी निकल रही है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, इनको हम नाम देंगे एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। क्या नाम देंगे, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। अब ये एनाबॉलिज्म क्या चीज है और कैटाबॉलिज्म क्या चीज है, वो चीज देखो। हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म क्या था, मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस थी जिसके अंदर हम फूड से
एनर्जी को जनरेट कर रहे थे, फूड से एनर्जी को जनरेट कर रहे थे। अब वो मेटाबॉलिज्म दो टाइप का है, एक तो कैटाबॉलिज्म है, एक एनाबॉलिज्म है। कैटाबॉलिज्म क्या प्रोसेस होती है? कैटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर एक बड़ा सा फूड पार्टिकल, ठीक है, एक बड़ा सा फूड पार्टिकल टूट करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो जाएगा और वहां से क्या होगा? एनर्जी जनरेट होगी। और एनाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बोल दो, आयन बोल दो, वो आपस में कंबाइन करेंगे और उनके कॉम्बिनेशन की वजह से वहां से एनर्जी जनरेट होगी। ये हो गई कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस। एक बार देख लेते हैं। द प्रोसेस इज मेनली इन्वॉल्व इन द ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। मतलब यहाँ पे क्या होगा? एक बड़ा सा मॉलिक्यूल होगा और वो टूट करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में वो बट जाएगा। इस तरीके की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। अब एनर्जी रिलीज हो रही है इसीलिए हम इसको मेटाबॉलिज्म का टाइप बोलेंगे। और इसके अंदर एक सब्सटेंस टूट करके बहुत सारे सब्सटेंसेस का क्रिएशन कर रहा है या फिर मॉलिक्यूल्स बना रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? कैटाबॉलिज्म बोल देंगे, ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म क्या प्रोसेस है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर एक सब्सटेंस टूट करके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करेगा और वहां से एनर्जी जनरेट होगी। उस मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस को हम बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म क्या होता है भाई? कैटाबॉलिज्म का अपोजिट हो जाएगा। एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व होगा? जिसके अंदर इन्वॉल्व होगा बहुत सारे छोटे छोटे कंपाउंड्स, ठीक है, सिंपल कंपाउंड्स मिलके क्या करेंगे? एक बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण कर देंगे और वहां से क्या होगा? एनर्जी जनरेट होगी। इस मेटाबॉलिक प्रोसेस से भी क्या होगी? एनर्जी जनरेट होगी, ठीक है। और उसे हम क्या बोल देंगे भाई? एनाबॉलिज्म बोल देंगे, ठीक है। रिक्वायर्स एंड स्टोर एनर्जी। इस प्रोसेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको एनर्जी देनी पड़ेगी और उससे क्या हो रहा है? हमारे जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। इस प्रोसेस को हम बोल देंगे एनाबॉलिज्म। तो देखो डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं इसको। कैटाबॉलिज्म देखो वही बात बताइए ना, कैटाबॉलिज्म के अंदर क्या है कि यहाँ पे क्या है? एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्या है? एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है। उस मॉलिक्यूल ने क्या किया? उसने अपना ब्रेक डाउन कर लिया, मतलब वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये क्या है? कोई भी एक मॉलिक्यूल है, वो टूट करके किसके अंदर चेंज हो गया? वो टूट करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज हो गया और इसके टूटने की वजह से वहां पे क्या हुआ है? एनर्जी की प्रोडक्शन हुई है। एनर्जी की प्रोडक्शन हुई है इसीलिए हम इसको बोल देंगे मेटाबॉलिज्म हुआ है। क्या हुआ है? मेटाबॉलिज्म हुआ है। और इस मेटाबॉलिज्म के अंदर एक सब्सटेंस टूट के बहुत सारे छोटे छोटे सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट हुआ है, इसीलिए हमने इसको कैटाबॉलिज्म बोल दिया। एग्जाम्पल क्या हो सकता है कैटाबॉलिज्म? एग्जाम्पल क्या हो सकता है कैटाबॉलिज्म का? तो देखो ग्लूकोज के बारे में तो सबने पढ़ा, डाइजेशन सबने पढ़ लिया, ठीक है। C6H12O6 ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या है? एक सिंपल मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज क्या है? एक सिंपल मॉलिक्यूल है। अगर हम ग्लूकोज को तोड़ने की कोशिश करें, तो ग्लूकोज देखो टूट तो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्बन के 6 एटम्स हैं, इसके अंदर हाइड्रोजन के 12 एटम्स है और ऑक्सीजन के 6 एटम्स है। इसका मतलब बहुत सारे एटम्स है, तो हम उनको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे तो वहां पे क्या क्या चीजें जनरेट होंगी? कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो जाएगी, ठीक है, और वाटर जनरेट हो जाएगा और एनर्जी, ठीक है। और क्या लगेगी वहां पे? एनर्जी। तो इसका मतलब इस प्रोसेस में क्या हुआ है? इस प्रोसेस के अंदर जो हमारा एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर टूट गया है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। दूसरा आ जाओ एनाबॉलिज्म पे। एनाबॉलिज्म के अंदर हम क्या देख रहे हैं? एनाबॉलिज्म के अंदर एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या करेंगे? आपस में जुड़ करके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना देंगे, ठीक है। क्या बना देंगे? लार्ज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर देंगे, लार्ज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर देंगे। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ रहा था? यहाँ पे कैटाबॉलिज्म में हमारी एनर्जी जनरेट हो रही थी।
कैटाबॉलिज्म में हमारी एनर्जी जनरेट हो रही थी, पैदा हो रही थी, लेकिन एनाबॉलिज्म के अंदर हमें क्या करना पड़ रहा है, एनर्जी को देना पड़ रहा है, एनर्जी को देना पड़ रहा है, तब ये एक्ट हो रहा है। ठीक है, बाहर से हमें एनर्जी को देना पड़ रहा है, तब क्या होगी, हमारी एनाबॉलिज्म की प्रोसेस होगी। यही बात समझ, ठीक है। इसके अंदर क्या किया हमने भाई, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, उसको हमने एक मॉलिक्यूल बनाना है। अब एक मॉलिक्यूल बनाना है, उसके लिए हमने क्या कर दी, यहाँ पे एनर्जी दे दी और वहां पे एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, जैसे कि अब इसी को अगर दूसरे तरीके से करके देखे तो इसमें हमने क्या किया था, देखो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस थी उसमें इस ग्लूकोज को जो हमने तोड़ा है, ये टूटेगा कब, जब प्लांट को इसकी जरूरत होगी। भाई ये टूटेगा कब, जब इसको जरूरत होगी हमारी बॉडी के अंदर, तभी ये इसके अंदर टूटेगा। लेकिन इसकी कभी ना कभी फॉर्मेशन भी तो हुई होगी फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो उस प्रोसेस के अंदर हमने क्या किया था, उसके अंदर हमने कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अंदर हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को ले लिया था एज अ रॉ मटेरियल। मतलब हमने क्या किया, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को ले लिया। फिर हमने क्या किया था, फिर हमने उससे C6H12O6 इसकी जनरेशन की थी, इसको पैदा किया था। मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स से हमने किसी बड़े मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन की थी। अब अगर छोटे मॉलिक्यूल्स से बड़े मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करी है, और यहाँ पे हमने किस चीज का भी यूज किया था, सनलाइट का यूज किया था। तो सनलाइट भी क्या है, एक तरीके की एनर्जी ही तो है, हीट एनर्जी ही तो है। तो ऐसी प्रोसेसेस जिसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके किसी बड़े मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रहे हैं, और उस फॉर्मेशन के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है। ठीक है, इसके अंदर हमें सनलाइट की फॉर्म में एनर्जी दी थी, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एनाबॉलिज्म की प्रोसेस बोलेंगे। कैटाबॉलिज्म के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, एनर्जी जनरेट होगी, और एनाबॉलिज्म के अंदर हमें एनर्जी को देना पड़ेगा। एनाबॉलिज्म के अंदर हमें एनर्जी को देना पड़ेगा, एनर्जी को देना पड़ेगा, याद रखना इस चीज। यही डिफरेंस है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म की प्रोसेस में। अब ये जो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म है वो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होते रहते हैं। ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें ये प्रोसेसेस होती रहती हैं। और कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों प्रोसेस जब हमारी बॉडी के अंदर होती रहती हैं तो उसको कंबाइंड वे में क्या बोलेंगे, उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। अब हम ये तो नहीं बोल सकते कि भाई अब एक लाइन में अगर हमें मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन देनी है तो यही बोलेंगे ना, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम फूड को कन्वर्ट करके, ठीक है, फूड को कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी के अंदर, वही होती है हमारी मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस। अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस प्रोसेस के अंदर एक पार्टिकल कईयों में टूटा है या फिर कई पार्टिकल मिल करके क्या कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। हम उस चीज को नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मतलब फूड से एनर्जी का जनरेशन हो रहा है। अब फूड से एनर्जी का जनरेशन हो रहा है, उसी को हम बोलेंगे कि मेटाबॉलिज्म है। एग्जांपल के लिए एक प्रोसेस लेते हैं जिसके अंदर क्या था, हमारी फोटोसिंथेसिस की ले लेते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत थी उसके अंदर हमें, और वाटर की। ये क्या थे, हमारे रॉ मटेरियल थे, ये क्या थे, रॉ मटेरियल थे। और फिर हमने क्या देखा था, प्लांट के अंदर क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट की हमें जरूरत पड़ रही थी, सनलाइट की जरूरत पड़ रही थी। ये क्या है, हमारे रॉ मटेरियल है, यहाँ पे हमें सनलाइट की मतलब एनर्जी की जरूरत पड़ रही थी। ठीक है, अब ये मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है या नहीं, अपने आप ही देख लेना। दो हमने रॉ मटेरियल ले लिए, दो मॉलिक्यूल्स ले लिए, उन दो मॉलिक्यूल्स को मिला करके हम एनर्जी दे रहे हैं और वहां पे कोई ना कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। प्रोडक्ट क्या बना हमारा, C6H12O6। ठीक है, प्लस में ऑक्सीजन भी यहाँ से बाहर निकली थी और थोड़ा बहुत पानी भी यहाँ से बाहर निकला। ये क्या है, एक पूरी की पूरी रिएक्शन है। इसी तरीके की बहुत सारी रिएक्शंस हमारी सबकी बॉडी में होती रहती हैं। अकेले प्लांट्स की बात नहीं है, अकेले एनिमल्स की बात नहीं है। अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर इस तरीके की बहुत सारी रिएक्शंस होती रहती हैं। अब अगर बात करें एक ही रिएक्शन की, तो इसके अंदर क्या हुआ है भाई, कुछ एक मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ी है हमें इसको बनाने के लिए। ठीक है, कुछ हमने दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को लिया, उनको एनर्जी दी और कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाया। अब ये यूजफुल प्रोडक्ट तो हमारा बन गया, ये क्या है, यूजफुल प्रोडक्ट है।
यूजफुल प्रोडक्ट तो हमारा बनेगा, क्योंकि हम अगर कहीं पे भी एनर्जी लगा रहे हैं तो हम एनर्जी इसीलिए लगा रहे हैं ना, ताकि हमें कोई यूजफुल प्रोडक्ट मिले। अगर हमें वहां से यूजफुल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, अगर कोई टॉक्सिक प्रोडक्ट मिल रहा होगा, तो हम एनर्जी को स्पेंड ही नहीं करेंगे। ठीक है, अब एक चीज देखो, यूजफुल ये तो वो चीज थी जो हमें चाहिए थी, लेकिन कई बार ऐसे होता है जो चीज हमें चाहिए होती है उसके साथ साथ कुछ खराब चीजें भी हमारे साथ में आ जाती हैं। ठीक है, तो वो क्या है, देखो ये है हमारा यूजफुल प्रोडक्ट। अब इसकी प्रोडक्शन के लिए हमने एनर्जी लगा दी, ये होगा लार्ज अमाउंट में। ठीक है, ये होगा लार्ज अमाउंट में। उसके साथ ही ऑक्सीजन की भी जनरेशन हो गई और पानी की भी। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है वो प्लांट के लिए क्या है, वेस्ट है। वो प्लांट के लिए क्या है, वेस्ट है। ये जितने भी रिएक्शन हो रही है ये सारी प्लांट में हो रही है। ठीक है, ये किसके अंदर हो रही है, प्लांट्स के अंदर हो रही है। प्लांट्स में ये रिएक्शन हुई, उससे कोई यूजफुल प्रोडक्ट बना। यूजफुल प्रोडक्ट के साथ साथ वहां पे एक वेस्ट की भी जनरेशन हो गई, जो कि क्या है, ऑक्सीजन है। अब किसी भी वेस्ट को किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बिल्कुल अलो नहीं करेगी कि वो उसकी बॉडी के अंदर ज्यादा टाइम तक रहे। तो इस ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि प्लांट की बॉडी के लिए ऑक्सीजन क्या है, टॉक्सिक है। ऑक्सीजन क्या है, टॉक्सिक है। टॉक्सिक का मतलब है जहरीली है। अब आ जाएगा समझ, क्या है, जहरीली है। अगर कोई चीज हमारे लिए टॉक्सिक होती है तो उसको हम बॉडी से बाहर निकालते हैं। और बॉडी से बाहर ऐसा कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट जिसको हम बॉडी से बाहर निकालते हैं, उस क्रिया को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। इतनी बात आई समझ कि हमारी बॉडी के अंदर इस तरीके से बहुत सारी प्रोसेसेस चलती रहती हैं, और वो प्रोसेसेस होती हैं ताकि वो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी की जनरेशन कर सके, एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। अब हमारे बॉडी के अंदर किसी प्रोसेस से अगर एनर्जी प्रोड्यूस हुई है तो उसके साथ में कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी जनरेट होते रहते हैं, और वो जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो हमारी बॉडी के लिए होते हैं टॉक्सिक, जहरीले होते हैं, और उन जहरीले पदार्थों को हमें बॉडी से बाहर निकालना होता है। अगर हम उन्हें एक्सक्रीट आउट नहीं करेंगे तो वो हमारे बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको बाहर निकालना पड़ेगा। और जिस प्रोसेस के थ्रू भी हम बाहर निकालेंगे इन टॉक्सिक पदार्थों को, उनको हम क्या, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे भाई, एक्सक्रीशन बोलेंगे। अब हम एक्सक्रीशन किस चीजों का किस तरीके से कर सकते हैं, या तो हम सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू करेंगे, या तो हम इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का एक्सक्रीशन या तो हम सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू करेंगे, या फिर उसके लिए कोई स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दो तरीके से हो सकता है, या तो कोई स्पेशल ऑर्गन होंगे हमारी बॉडी के अंदर इनको एक्सक्रीट आउट करने के लिए, या फिर वो सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू हो जाएंगे। डिफ्यूजन की प्रोसेस क्या होती है वो लास्ट लेक्चर में अच्छे से बता दी थी। क्या क्या डिफ्यूजन क्या होता है, किसी भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या होगा, मूवमेंट होगी मॉलिक्यूल्स की, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन उनकी मूवमेंट होगी। ठीक है, जैसे कि अगर प्लांट की बात करें, ब्रीफ में नहीं बताऊंगी, बिल्कुल थोड़ा बताऊंगी। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे बहुत सारी पत्तियां हैं, वहां पे ये वाली रिएक्शन हो रही है, पत्तियों के अंदर ये वाली रिएक्शन हो रही है, और वहां पे अगर ये रिएक्शन हर एक पत्ती के अंदर, हर एक सेल के अंदर हो रही है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की जनरेशन भी हर एक पत्ती के अंदर हो रही है। ऑक्सीजन प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, तो सारी की सारी पत्तियां क्या करेंगी, इस ऑक्सीजन को बाहर निकालने की कोशिश करेंगी। वो कैसे होगा, वो होगा भी सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू। अब जो पत्ती की मेम्ब्रेन होगी वो क्या करेगी, डिफ्यूजन करवाएगी, और डिफ्यूजन की हमेशा मूवमेंट क्या होती है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तभी ये मूव कर पाएंगे। और हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर अब ऑक्सीजन की अमाउंट यहाँ पे ज्यादा है, ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे ज्यादा, और इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की अमाउंट क्या है, कम है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन क्या करेगी, पत्तियों के, ठीक है, लीव्स के बाहर आना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, लीव्स के बाहर आना ऑक्सीजन स्टार्ट कर देगी। क्यों कर देगी, क्योंकि वो उनके लिए पहली बात तो टॉक्सिक है, दूसरी कंसंट्रेशन लीव्स के अंदर ऑक्सीजन की ज्यादा है और इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की अमाउंट कम है, तो कंसंट्रेशन के डिफरेंस के कारण
सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ऑक्सीजन क्या करेगी, पौधे से इन्वायरमेंट के अंदर आ जाएगी। ठीक है, एक तरीके से क्या कर दिया भाई, हुई तो डिफ्यूजन की प्रोसेस है लेकिन हुआ तो एक्सक्रीशन भी है। इनके लिए वेस्ट प्रोडक्ट था, इस वेस्ट सब्सटेंस को इसने बॉडी से बाहर निकाल दिया, तो ये क्या हुआ है, एक्सक्रीशन हुआ है। ये तो बात थी डिफ्यूजन की। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर है पानी है, जैसे कि मतलब अगर एक्स्ट्रा साल्ट वगैरह खा लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा नमक हो जाता है बॉडी के अंदर, तो कुछ वो आंसुओं के थ्रू, कुछ वो पसीने के थ्रू, इस तरीके से भी निकल जाता है। और हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल टाइप के ऑर्गन्स भी होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के ऑर्गन्स भी हैं, जैसे कि किडनी है, ठीक है, हमारे फेफड़े हैं, लंग्स हैं। तो ये स्पेशल टाइप के ऑर्गन्स क्या करते हैं, ये स्पेशल टाइप के ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर जो स्पेसिफिक वेस्ट जनरेट हुआ है उसको निकालने का काम करेंगे। ठीक है, उसको निकालने का काम करेंगे। जैसे कि एक्सक्रीशन के लिए हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सिंपली डिफ्यूजन के लिए क्या है, देखो स्किन भी क्या करती है, हमारा एक्सक्रीशन का काम करती है। ठीक है, स्किन भी क्या करेगी, एक एक्सक्रीशन का काम करेगी। भाई स्किन के थ्रू हमारा पसीना बाहर निकलता तो है, ठीक है, तो वो पसीने में भी क्या है, बहुत सारे सॉल्ट्स बाहर निकल जाते हैं, पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो स्किन भी क्या करेगी, हमारे एक्सक्रीशन में हेल्प करेगी। दूसरा जो हमारी आईज है, ठीक है, ठीक है, टीयर्स के थ्रू, और ये क्या होता है, स्वेट के थ्रू, स्वेट पसीना। ठीक है, ये क्या होता है, पसीना, हमारी स्किन पसीने के थ्रू एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालेगी, मतलब उनका एक्सक्रीशन करेगी। ठीक है, दूसरी चीज हमारी आईज क्या करेंगी, टीयर्स के थ्रू, ठीक है, टीयर्स के थ्रू क्या करेंगे, एक्सक्रीट आउट कर देंगे सॉल्टी मटेरियल को। ठीक है, वाटर का लॉस करेंगे। तीसरी चीज अगर किसी स्पेशल टाइप के ऑर्गन की बात करें तो लंग्स हैं। लंग्स भी क्या करती हैं, लंग्स भी एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए टॉक्सिक होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालने का काम किसकी हेल्प से होता है, लंग्स की हेल्प से होता है। अगर किसी को इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए कि किस तरीके से हमारी लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट आउट करेंगी, तो उसके लिए वो हमारे रेस्पिरेशन के लेक्चर्स को देख सकता है। ठीक है, तो लंग्स क्या करेंगे, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करने का काम करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करने का काम करेंगे। अगर एक और एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो किडनी। ठीक है, किडनी क्या होती है भाई, किडनी भी एक बीन शेप्ड की ऑर्गन होती है, उसका काम भी एक्सक्रीशन का होता है। ठीक है, वो क्या होती है, हमारी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है। किडनी हमारे बॉडी के अंदर ऐसी ऑर्गन है जो क्या करेंगी, बॉडी से एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को बाहर निकालने का काम करेंगी हमारी बॉडी के अंदर एज यूरिन। ठीक है, यूरिन के फॉर्म में क्या कर देंगी, वो बहुत सारे पानी के साथ उन सॉल्टी सब्सटेंस को जिनकी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में ज़्यादा हो रखी है, उनको हमारे यूरिन के थ्रू क्या कर देंगी, एक्सक्रीट आउट कर देंगी, बॉडी से बाहर निकाल देंगी। तो ये हैं कुछ एक टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। अब जो हम एक्सक्रीशन कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, ऐसे सब्सटेंसेस का जो हमारे लिए टॉक्सिक हैं, और उनको हमें बाहर निकालने के लिए किसी चीज का क्या सहारा लेना पड़ेगा क्या। जैसे कि मेनली हम बात करेंगे किडनी की। ठीक है, मेनली बात करेंगे किडनी की, क्योंकि इन चीज़ों की बातें हम पहले लेक्चर्स के अंदर कर चुके हैं कि लंग्स ने किस तरीके से एक्सक्रीशन किया था। ठीक है, अब मेनली टॉपिक चलेगा अपना किडनीज के ऊपर। तो किडनी क्या करती हैं, वेस्ट सब्सटेंसेस को, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने के लिए उनको पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो यूरिन होता है उसके अंदर वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती है, और जो सॉल्ट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन, मतलब उनकी अमाउंट कम होती है पानी से। तो पानी की ज़रूरत हमारी बॉडी को पड़ी या नहीं पड़ी, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को बाहर निकालने के लिए ज़रूरत होगी। तो इस बेसिस पे कि किस एनिमल को, ठीक है, किस ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी से बाहर निकालने के लिए, वेस्ट को बाहर निकालने के लिए कितने पानी की ज़रूरत पड़ेगी, उसके हिसाब से हमारी बॉडी, हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी को 3 कैटेगरीज में रखा गया है। ठीक है, 3 कैटेगरीज में रखा गया है कि वो एक्सक्रीशन जो करते हैं वो किस टाइप का करते हैं। ठीक है, जो एक्सक्रीशन करते हैं वो किस टाइप का करते हैं और उसके अंदर क्या चीज सीक्रेट आउट करते हैं, उसके हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को 3 कैटेगरीज के अंदर रखा गया है। ठीक है, एक तो होते हैं अमोनियोटैलिक
टैलिक ऑर्गेनिजम्स, अमोनियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स। दूसरे कौन से हो गए? दूसरे होते हैं यूरियोटैलिक, यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म। और तीसरे कौन से होते हैं? तो पहले एक बार ये देख लेते हैं कि भाई ये ऑर्गेनिज्म किस तरीके के होंगे। अमोनियोटैलिक, अमोनिया वर्ड नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करेंगे, अमोनिया का सिक्रीशन करेंगे। ये क्या करेंगे? अमोनिया का सिक्रीशन करेंगे। सिक्रीशन बोल दो या फिर एक्सक्रीशन बोल दो, एक ही बात है। ठीक है। अमोनियोटैलिक कैसे ऑर्गेनिजम्स होंगे? अमोनियोटैलिक्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो एज अ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालेंगे। ठीक है, अमोनिया को मतलब NH3 को, नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स को अपनी बॉडी से बाहर निकालने का काम करेंगे। इतनी बात आई समझ के अमोनियोटैलिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अमोनिया को अपनी बॉडी से एज एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बाहर निकालेंगे। अगर हम अमोनिया को एज ए एक्सक्रीटरी सब्सटेंस हमारी बॉडी से बाहर निकालेंगे तो उसके लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? उसके लिए भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इनके एक्सक्रीशन के लिए भी हमें H2O की ज़रूरत पड़ेगी, वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, दूसरी बात हमारे आए हैं यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स। यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी बॉडी से एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया को सिक्रीट करेंगे। ठीक है, जो किसको सिक्रीट करेंगे? यूरिया को सिक्रीट करेंगे। अब यूरिया को भी एक्सक्रीट करने के लिए, यूरिया को भी एक्सक्रीट आउट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी? वाटर की ज़रूरत होगी। उसके बाद एक आते हैं यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स। ये भी क्या करते हैं? ये भी एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, इसको सिक्रेट करेंगे, ये यूरिक एसिड को सिक्रेट करेंगे, यूरिक एसिड को सिक्रेट आउट करेंगे। और जो यूरिक एसिड है उसको भी H2O की ज़रूरत पड़ती है, मतलब वाटर की ज़रूरत पड़ती है अपनी बॉडी से यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए। तो अब बोलोगे कि जो हमने 3 कैटेगरी बनाई है, अमोनियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स, यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स और यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स, ये जो 3 कैटेगरी बताई है, इसके अंदर डिफरेंस क्या हुआ? एक डिफरेंस तो ये हो गया कि अमोनियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स अमोनिया का सिक्रीशन करेंगे, लेकिन ज़रूरत उनको पानी की ही पड़ेगी। दूसरी बात हमने ये बताई कि यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूरिया को सिक्रेट आउट करेंगे, उसके लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा हमने बता दिया कि यूरिकोटैलिक के अंदर क्या होगा? ये ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड को एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकालेंगे। इसको भी एक्सक्रीट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? इसको भी एक्सक्रीट करने के लिए हमें पानी की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या इन तीनों चीज़ों को सिक्रेट आउट करने के लिए जो हम पानी की अमाउंट ले रहे हैं, क्या वो सेम पानी की अमाउंट लगेगी? क्या अमोनिया सिक्रेट करने के लिए भी इतना ही पानी लगेगा? क्या यूरिया को सिक्रेट करने के लिए और यूरिक एसिड को सिक्रेट करने के लिए क्या हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को सेम ही अमाउंट की वाटर की ज़रूरत पड़ेगी? क्या ऐसा नहीं होता। देखो, तो फिर होता कैसे है? जो हमारा अमोनिया है, अमोनिया को सिक्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा मैक्सिमम वाटर की ज़रूरत रहती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत हमें पड़ेगी अगर हमें बॉडी से अमोनिया सिक्रीट करना पड़ता है तो। अब इस बात से हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमें एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी की ज़रूरत पड़ रही है, कितना पानी? लगभग इस अमोनिया को सिक्रेट आउट करने के लिए हमें 9 से लेकर के 12 लीटर पानी तक की ज़रूरत पड़ेगी। 9 से लेकर 12 लीटर तक कम से कम हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी इसको सिक्रेट आउट करने के लिए। तो क्या हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमंस के अंदर, क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि हमारे बॉडी के अंदर एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया बने और उस अमोनिया को हम क्या करेंगे? 9 से 12 लीटर पानी
यूज करेंगे उसको बाहर निकालने के लिए, क्या ये चीज पॉसिबल है? तो ये चीज होती किसके अंदर होगी? क्योंकि देखो अगर हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहले तो इतना पानी हमसे पिया नहीं जाएगा, और अगर हमने इस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए इतना ज्यादा पानी पी भी लिया, तो क्या हम पूरी जिंदगी अपने वॉशरूम में ही निकाल देंगे क्या इस एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को निकालने के लिए? ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो कि करनी होती हैं। ठीक है, हम केवल एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को बाहर निकालने के लिए ही तो अपनी आधी लाइफ खराब नहीं कर सकते। तो ये अमोनिया जो है वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनेगा। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर नहीं होगा एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अमोनिया किसके अंदर होगा? क्योंकि मैक्सिमम वाटर ऐसे ऐसे जंतुओं के अंदर होगा जो कि पानी में रहते हैं, जैसे कि फिशेस, बोनी फिश हो गई। ठीक है, जो हमारी फिशेस होंगी ना, फिशेस के अंदर क्या होगा, जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होगा वो अमोनिया के रूप में बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो पानी के अंदर ही रहती हैं, वो जितना चाहे उतना पानी अपनी बॉडी के अंदर से एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को रिलीज करने के लिए उतना ही पानी वो ले सकती हैं, क्योंकि वो पानी में ही रहती हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो फिशेस होती हैं उनके अंदर मैक्सिमम वाटर की ज़रूरत होगी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को निकालने के लिए, और वो उनके पास अवेलेबल भी रहता है। तो फिर अमोनियोटैलिक ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे? अमोनियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स वो होंगे जो पानी के अंदर रहते हैं, जो अमोनिया को सिक्रीट करते हैं। इतनी बात आई समझ? उसके बाद दूसरे थे हमारे यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, एक बात और देखना, अगर ये एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को बाहर निकालने के लिए इतने सारे पानी की यूज कर रहे हैं, तो इनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा, ठीक है, जो अमोनियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा, वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कैसी स्टेट में होना चाहिए? वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमेशा होगा लिक्विड की स्टेट में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लिक्विड का यूज किया है ना इन्होंने बॉडी से बाहर निकालने के लिए, तो इसीलिए इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो कैसा होगा? लिक्विड होगा। दूसरी बात करें अगर यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स की, तो ये क्या करते हैं? यूरिया का सिक्रीशन करते हैं एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब जो यूरिया है उसको बाहर निकालने के लिए हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, होती है लेकिन अमोनियोटैलिक ऑर्गेनिज्म से हमें कम पानी की ज़रूरत होगी। मतलब 2 से 4 लीटर के अंदर क्या हो जाएगा? हमारा सिक्रेशन हो जाएगा एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस का। तो इसका मतलब यहाँ से ये भी तो लॉजिक निकल सकता है ना कि अगर हम 2 से 4 लीटर पानी का यूज कर रहे हैं एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को निकालने के लिए, तो हमारा जो फीकल मैटर होगा या फिर जो हमारा एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होगा वो कैसा होगा? समवट सॉलिड। ठीक है, समवट सॉलिड, कंप्लीटली सॉलिड नहीं होगा, कंप्लीटली सॉलिड नहीं होगा, समवट सॉलिड, या फिर बोल दो स्मूथली सॉलिड होगा। ठीक है, थोड़ा सा मतलब ना कंप्लीटली सॉलिड होगा ना लिक्विड होगा। ठीक है, इस तरीके का होगा हमारा एक्सक्रीट प्रोडक्ट। और ये होता किसके अंदर है? यूरिया हमारा सिक्रेट आउट होता है ह्यूमंस के अंदर, यूरिया हमारा सिक्रेट आउट होता है ह्यूमंस के अंदर एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। उसके बाद हम आ गए यूरिक एसिड पे, उसके बाद आ गए यूरिक एसिड पे। यूरिक एसिड क्या है? हमारा यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोड्यूस होने वाला एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर यूरिक एसिड एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? जनरेट होता है। और यूरिक एसिड को बॉडी से सिक्रेट आउट करने के लिए, यूरिक एसिड को बॉडी से सिक्रेट आउट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? हमें बहुत ही लेस वाटर की ज़रूरत पड़ती है, लेस अमाउंट ऑफ वाटर की हमें क्या करनी पड़ेगी? ज़रूरत होगी इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए। तो ये किसके अंदर पॉसिबल होगी? ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ना जिनके पास पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो, जिसके अंदर पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो, उनके अंदर यूरिक एसिड एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता होगा। तो ये किसके अंदर होगा? जैसे कि बर्ड्स हैं, ठीक है, बर्ड्स हैं हमारे, बर्ड्स के अंदर क्या होता है? एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड जनरेट होता है, और वो यूरिक एसिड क्या करेगा भाई? बॉडी से बाहर निकल जाएगा, लेकिन उसको पानी की बहुत ही ज़्यादा कम लेस अमाउंट में ज़रूरत होती है। कई बार देखा होगा ना, जैसे कहीं पे बैठे होते हैं या फिर वैसे भी सबको पता होता है ये चीज़, जैसे क्या है ना, बीट कर देते हैं, ठीक है, बहुत सारे पक्षी होते हैं, चिड़िया होती है, ठीक है, कौवे होते हैं, वो क्या करते हैं? अपना एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जब छोड़ते हैं ना, वो बहुत ही सॉलिडिटी मटेरियल की तरीके से होता है,
ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको एक्सक्रीट आउट करने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर मान लो वो उनके अंदर अमोनिया अगर सिक्रीट हो रहा होता, तो अमोनिया अगर सिक्रीट हो रहा होता तो हमारे लिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाता, क्योंकि वो तो आसमान में उड़ते रहते और अपना एक्सक्रीटरी सब्सटेंस ऐसे ही छोड़ते रहते हैं इन्वायरमेंट के अंदर। तो क्या हम ऐसे छतरी लेके घूमते क्या हर जगह पे, क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारे ऊपर ना आके गिर जाए? ठीक है, तो सारी चीजें बिल्कुल देख समझ के ही बनाई गई हैं, हमारी फैकल्टी के हिसाब से ही बनाई गई हैं कि हम किस तरीके से स्मूथली अपनी लाइफ को चला सकते हैं। ठीक है, भगवान भी देखो कितना सोचता है कि इनको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ये देना है, ये नहीं देना। ठीक है, तो देखो इतनी बात आई समझ के, हमारे जो अमोनियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर अमोनिया सिक्रेट होगा और उसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जो हमारे पानी में रहने वाले हैं, जैसे कि बॉनी फिश है या फिर फिशेज हैं, वो एग्जाम्पल हो जाएंगे किसका, हमारे का। दूसरी चीज़ यूरिकोटैलिक है, यूरिकोटैलिक के अंदर यूरिया एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनेगा और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है ह्यूमंस। ह्यूमन एग्जाम्पल हो गए, प्लस में फ्रॉग है, ठीक है, मेंढक है। मेंढक भी यूरियोटैलिक के अंदर ही आएगा, उसको भी कम मटेरियल की, कम पानी की जरूरत होती है यूरिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। तीसरी बात, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड को बहुत ही ज्यादा कम पानी चाहिए होता है अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, वो कौन सा होगा, यूरिक एसिड। और ये किसके अंदर होगा, बर्ड्स के अंदर। बर्ड्स क्या करेंगे, एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सॉलिड, ठीक है, बिल्कुल सॉलिड वेस्ट मटेरियल को जनरेट करेंगे, बॉडी से बाहर निकालेंगे। अब एक लास्ट बात और सुनते जाइयो कि ये जो इतनी सारी प्रोसेसेस हम देख रहे हैं ना, किसी के अंदर अमोनिया हो रहा है, किसी के अंदर यूरिया, किसी के अंदर यूरिक एसिड, तो ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर अमोनिया की सिक्रीशन नहीं होती। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर अमोनिया जनरेट नहीं होता, हमारे अंदर अमोनिया की प्रोडक्शन होती है एज अ वेस्ट मटेरियल, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर इतना पानी नहीं होता जिससे कि हम क्या कर सकें, जिससे कि हम अमोनिया को अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकें। तो हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, तो ह्यूमन की बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है लिवर, जिसका नाम है लिवर। ये लिवर क्या करता है, इस लिवर के अंदर अमोनिया को, ठीक है, डबल एम, जिसके अंदर, लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ये कन्वर्जन सिर्फ हमारे लिए हुआ है ताकि, क्योंकि हम अमोनिया को बॉडी से सिक्रेट आउट नहीं कर सकते, हमारी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट पानी की नहीं होती, इसीलिए अमोनिया को लिवर के अंदर, ठीक है, अमोनिया को लिवर के अंदर यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इस यूरिया को हम आसानी से कम पानी के साथ बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं, उसको एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारे यूरिकोटैलिक हैं, जो हमारे यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर भी क्या होता है, पहले अमोनिया ही प्रोड्यूस होता है, ठीक है, अमोनिया ही प्रोड्यूस होता है, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, उसको यूरिया के अंदर जनरेट करते हैं और उसके बाद उसको यूरिक एसिड के अंदर चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, और ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में उनकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर यूरियोटैलिक या फिर यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म है तो उनके अंदर अमोनिया की फॉर्मेशन होगी ही नहीं, अमोनिया की फॉर्मेशन होगी लेकिन वो चेंज कर दिया जाएगा उनके कुछ स्पेसिफिक बॉडी पार्ट से, ताकि उनके अंदर ज़्यादा पानी की वेस्टेज ना हो उस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ एक वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो हमारी बॉडी से बाहर निकालने ज़रूरी हैं। तो एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस ह्यूमंस के अंदर होती है वो किडनी के द्वारा होती है। ठीक है, किडनी के द्वारा। अब उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही समझना था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है और हम हमारी बॉडी एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या चीज़ें जनरेट करती है। तो बाकी का जो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।